हेलो एवरीवन, आज हम डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9th। इससे पहले आप डीपीपी 1 कर चुके हैं। होप सो वो आपको समझ आई होगी। अब डीपीपी सेकंड स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। जब किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें या डाउनवर्ड थ्रो करें या किसी एंगल पे थ्रो करें, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को चूज करनी है। ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर, दिस इज रॉन्ग। अवर अर्थ डज नॉट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज अर्थ हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। इट इज लाइक ए मैग्नेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है। ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम देखें वैक्यूम में कोई टू बॉडीज है, एक लाइटर है, एक हैवियर है, दोनों सेम टाइम पे नीचे फॉल होती हैं। ये बात अपने को गैलीलियो गैलीली ने बताई थी। मींस हमारे पास कोई एक हैवी बॉल है और एक फेदर, एक पंख है, मान लो, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ये अपने को किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे या उसके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बच्चों, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। मोमेंटरीली बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि अब ये वापिस आएगी तो एक बार तो यहां रुकी, मींस वेलोसिटी 0 होगी, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी है, ग्रेविटी इसको अभी भी नीचे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम समझ गए कि वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 होती है, इन्होंने क्या रखा नॉन जीरो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होता है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आएगा ऑप्शन दैट इज बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम गोल्ड। अपने को 1 किलोग्राम गोल्ड लेना है, तो ये कहां पे हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से ये अर्थ की शेप होती है। अर्थ ऐसे एलिप्टिकल ओवल शेप की होती है। अगर हम यहां देखें तो ये होते हैं पोल, ये पोलर रेडियस है, ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है पोलर रेडियस। अगर ये रेडियस ज्यादा होती है तो मतलब डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जी कम होता है, जी इक्वेटर्स पे लेसर होता है एज कंपेयर टू पोल। क्योंकि आपको पता है स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, जी एम बाई आर स्क्वेयर। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जी कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट से हम दूर जाते जा रहे हैं, जितना दूर जाएंगे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ऐसे ही अर्थ अपने सेंटर से अट्रैक्ट करती है, यहां कम अट्रैक्ट करती है अर्थ। और हमें पता है जहां पे जी कम होगा वहां वेट भी कम होगा, क्योंकि वेट का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। तो जब हम गोल्ड को मेजर करेंगे ना बच्चों, इक्वेटर के ऊपर जी सबसे कम होगा, उसका वेट क्या होगा, अपने को कम फील होगा। मतलब उतनी चीज अपने को कम वेट की होगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये ले लिया, ये 1 किलोग्राम का है, इक्वेटर पे जाऊंगा ना तो मुझे ये कम वेट दिखाई देगा, तो मुझे कम के पैसे देने पड़ेंगे। चीज उतनी ही मिली बट हमें अमाउंट जो प्राइस है वो कम देना पड़ा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमें इक्वेटर पे जाके खरीदेंगे तो बॉडी का वेट कम हो जाएगा, कम वेट के पैसे देने पड़ेंगे, और बॉडी का जो मटेरियल है वो उतना ही मिला अपने को। तो इसीलिए इक्वेटर विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों, लैटिट्यूड जो होता है इसका मतलब होता है कितने एंगल पे, एक 40 डिग्री और 45। तो हमें पता है जी सबसे कम यहां होता है, सबसे ज्यादा यहां होता है, सबसे कम यहां होता है। तो हम चाहेंगे कि जो चीज हम ले रहे हैं कम से कम वेट की मेजर हो। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि आपको है ना ये जाना है, इसका सामान लेके आना है और आपको इसके पेमेंट भी बता दी। जब आप वेट को मेजर कराओगे, आप क्या चाहोगे, कम वेट हो इस चीज का, तो कम पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए गोल्ड कहां पे लेना बढ़िया है, जहां पे वेट कम हो, मतलब जहां पे जी कम हो। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दे आर सेइंग
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां होता है? मच अबव द अर्थ सरफेस, ये रॉन्ग है। इनसाइड द अर्थ भी रॉन्ग है। नियर द अर्थ सरफेस करेक्ट है। ये जो वैल्यू है ये नियर द अर्थ होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, और सेंटर ऑफ अर्थ पे तो वैल्यू जीरो ही होती है, जी की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी जी कम होता है, बाहर जाते हैं तो भी जी कम होता है। या मैं कह दूं सेंटर से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जी इंक्रीज होता जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे जी इंक्रीज होगा, जी इंक्रीज होगा। अब इसी के ऊपर हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट जी एज वी मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस। तो मैंने आपको क्या बताया था, अर्थ के अंदर जाते हैं जी कम होता है, तो सेंटर से जब बाहर आ रहे होंगे तो जी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो ये जी का ग्राफ होता है। यहां जी लिखा हुआ है, यहां हर ग्राफ में आर आर, यह भी आर लिखा हुआ है। तो बच्चों अपने को क्या समझ में आ गया? ये ग्राफ है जब हम अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, जी बढ़ता है। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है जी बढ़ रहा है। अच्छा वैसे अगर ये ग्राफ आगे पूछा होता कि सरफेस से भी ऊपर जा रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता, क्योंकि फिर जी कम होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई चीज पीक से कम होती है और इनवर्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो फिलहाल तो बच्चों मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जी जो है, जब हम सेंटर से ऊपर जाएंगे तो जी इंक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑलवेज फॉल टुवर्ड द अर्थ, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। वो कह रहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। तो इनके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? हमें ऑप्शन ए में कह रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये दो चार्जेस या मैग्नेट के अंदर होता है। ऐसे ही नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यही अपना करेक्ट आंसर है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जिससे हर बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? तो बच्चों अपने को पता है ऑलवेज क्या है, ये अट्रैक्टिव होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। रिपल्सिव रॉन्ग होगा, शॉर्ट रेंज भी रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो अर्थ और सन में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो रेंज तो शॉर्ट है ही नहीं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कंडीशनली ये भी रॉन्ग है। हाँ ये कहते हैं ना चार्जेस का फोर्स, या दो मैग्नेट्स हैं सेम पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो अट्रैक्ट करते हैं, वो हम कह सकते थे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन। ग्रेविटेशनल फोर्स किस बॉडीज के बीच में होता है? ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज करेक्ट। हर एक यूनिवर्स की बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगी। जिसका मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगी। तो ए ही इसका आंसर आ गया। सर्टेन ऑब्जेक्ट रॉन्ग है, मतलब कुछ एक ऑब्जेक्ट में होता है, ये रॉन्ग है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे होता है, ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑब्जेक्ट इन अवर सोलर सिस्टम, ये भी रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास डीपीपी सेकंड के सॉल्यूशन। होप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।